मूवी की शुरुआत में हम कहानी के होस्ट को देखते हैं। होस्ट कहते हैं, देखा जाए तो होस्ट के पद के लिए मैं बिल्कुल भी सही नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मुझे ही होस्ट बनाया गया है। साथ ही इस कहानी के माध्यम से तुम सभी जिस जगह जाने वाले हो उससे तुम्हारी कंफर्ट लेवल पर असर पड़ सकता है। हो सकता है ये बात तुम्हें अच्छी ना लगे, लेकिन सच्चाई यही है। और आखिरी बात यही है कि कहानी के सभी पात्र अपने बुरे ख्यालों और बुरे सपनों में जीते हैं। और अब मैं तुम सभी को कहानी का पहला चैप्टर गेम नाइट के बारे में बताना चाहता हूँ। कहानी के पहले चैप्टर में हम ब्रेट नामक एक आदमी को देखते हैं जिसके घर पर काफी लोग आकर मजे करने लगते हैं। हालांकि ब्रेट और उसके परिवार वाले इन सभी को अपने घर पर नहीं बुलाए थे, लेकिन फिर भी ये सभी यहीं थे। अब मजाक मस्ती में सभी गेम खेलने लगते हैं जिसमें ब्रेट को टास्क दिया जाता है, लेकिन वो उस टास्क को नहीं करता है और एक एक करके सभी अजीबोगरीब तरीके से बातें करना शुरू कर देते हैं। गेस्ट में मौजूद एक महिला आई हुई थी जिसके बारे में ब्रेट पूछता है कि ये लड़की कौन है, हु इज शी। लेकिन ये सुनते ही सभी उसे अजीबोगरीब तरीके से देखकर बुरा भला सुना देते हैं। अब उन सभी के जाने से पहले गेम के अनुसार ब्रेट को सर के बल उल्टा खड़ा रहने के लिए कहा जाता है, जो कि यही उसका टास्क था। और फिर वो सभी घर के लिए निकलते हैं। अब सभी के जाने के बाद ब्रेट के माथे में हु इज शी वाली बात घूम रही थी और इस बारे में वो इंटरनेट पर चेक करता है, लेकिन इससे जुड़ी कोई भी चीज उसके हाथ नहीं लगती है। अगली सुबह ब्रेट अपनी पत्नी टैगी के साथ शॉपिंग से घर वापस लौट रहा था। टैगी ब्रेट से कहती है कि उसके घर के कर्टन्स बदलवाना चाहती है वो। इस दौरान ब्रेट को अजीब सा महसूस हो रहा था। वो अपनी पत्नी की बातों पर ध्यान तक नहीं दे रहा था। उसे काफी ज्यादा चक्कर आ रहा था। अब सीन यही कट हो जाता है और अगले सीन में ब्रेट घर में अंधेरा करके बैठा हुआ था और उसके ठीक सामने लिखा हुआ था, शी इज एवरीवेयर। ठीक तभी कमरे में टैगी आकर ब्रेट को सारे बर्तन धोने के लिए कहती है, लेकिन ब्रेट के पीछे मुड़ते ही हम सभी उसे देखकर हैरान रह जाते हैं क्योंकि उसने अपने पूरे शरीर पर हु इज शी लिखा हुआ था। साथ ही मानसिक स्थिति खराब हो जाने की वजह से उसकी हालत काफी ज्यादा बिगड़ चुकी थी, जिस वजह से वो बेहद अजीब बिहेव कर रहा था। ब्रेट अपनी पत्नी से लगातार हु इज शी करके पूछने लगता है। ये देख टैगी कहती है कि मुझे नहीं पता तुम किसके बारे में बात कर रहे हो, और अगर तुम मेरे बारे में बात कर रहे हो फिर मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ क्योंकि अपने पति से मैं बेहद प्यार करती हूँ। अब एकदम से ब्रेट नॉर्मल हो जाता है और वो खुद का हुलिया ठीक करने के लिए वॉशरूम की ओर जाने लगता है। लग तो ऐसा ही रहा था जैसे कि वो पूरी तरह से नॉर्मल हो गया है, लेकिन वो एकदम से अपनी पत्नी का हाथ बेसिन में डाल देता है और फिर अचानक से घर पर वो सभी लोग पार्टी के लिए पहुंचते हैं और ब्रेट उन सभी के सामने पूरा नेकेड होकर एक्सेसिव मेकअप लगाकर कहता है कि शी तो मैं ही हूँ। उसके अजीब बर्ताव की वजह से एम्बुलेंस बुलाया जाता है और नर्स उसे 2 इंजेक्शन देते हैं। कुछ देर बाद ब्रेट बेहतर महसूस कर रहा था और वो पहले से ज्यादा बेहतर था, लेकिन बातों बातों में नर्स अपने फ्रेंड से शी शब्द का इस्तेमाल करके कुछ कहने लगता है, जिसके बाद ब्रेट दोबारा से ट्रिगर होकर अपने आप से बाहर चला जाता है। इधर ब्रेट की तबीयत के बारे में सोचकर होस्ट कहते हैं कि इस जगह पर रात से काफी कुछ गड़बड़ होने लगता है, इसलिए हमें ये चीजें बंद करनी चाहिए। अब सीन शिफ्ट हो जाता है और हम कहानी के दूसरे चैप्टर एडना के बारे में जान पाते हैं। एडना सपने नहीं देखना चाहती थी, लेकिन फिर भी उसे हजारों सपने आते थे। साथ ही वो अपना पूरा जीवन अपने घर पर बिताती थी और उसके हिसाब से उसके जीवन में लोगों की कमी है, इसलिए एडना मरने का फैसला लेती है। लेकिन उसकी चाल यही थी कि मरते वक्त अगर किसी ने भी उसे टोक कर बचा लिया फिर वो अपनी पूरी उम्र उसी इंसान के साथ बिताएगी। वैसे तो ऐसा कुछ नहीं होता है, लेकिन नदी में कूदते वक्त उसे एक बैग के भीतर एक आदमी की लाश मिलती है जिसे वो अपना हमसफर बना लेती है। एडना बड़े ही मन से अपने हमसफर के साथ अपनी जिंदगी बिताने लगती है। साथ ही वो इसे अपने दोस्तों से भी मिलवाती है, लेकिन उसके दोस्त उसे ऐसा पागलपन करने से मना करते हैं क्योंकि मरा हुआ लाश किसी का हमसफर नहीं बन सकता है। वो किसी की बात मानने को तैयार नहीं थी, इसलिए गुस्से में उसके दोस्त वहाँ से चले जाते हैं। अगले सीन में एडना अपने साथी के साथ बाहर घूमने की प्लानिंग बनाने के बावजूद भी असफल रह जाती है क्योंकि धीरे धीरे उसके साथी की लाश सड़ने लगी थी। उसे ठीक रखने के लिए एडना काफी रिसर्च करके कृतिका कंट्री हॉस्पिटल में जाकर कुछ एंटीडोट्स उस पर इंजेक्ट करके उसे जिंदा कर देती है। ये देख
एडना से अपनी खुशी संभाले नहीं संभल रही थी। अब वो दोनों वापस घर के लिए निकलते हैं, लेकिन दोनों के बीच काफी डिफरेंस होने की वजह से एडना को आजकल बेहद बुरा लगता था, क्योंकि एडना ने उस आदमी को वापस जिंदा करा है। ये जानने के बाद भी वो आदमी एडना और उसकी फीलिंग्स की बिल्कुल भी परवाह नहीं करता था। एडना के साथ हो रही जबरदस्ती की वजह से एडना अपने साथी रूपी बॉयफ्रेंड को छुरी की मदद से मारकर उसे नदी किनारे छोड़ आती है। और चैप्टर के आखिर में हम ये समझ पाते हैं कि एडना अपने जीवन में हो रहे घटनाओं को बुरा सपना कहती थी, वही उसका बॉयफ्रेंड उसकी जिंदगी का सबसे बुरा सपना था। जिंदगी के मायने समझकर उसने अपने बुरे सपने यानी अपने बॉयफ्रेंड को खुद से दूर करके उसने जीना सीखा। अब यहाँ से हम तीसरे चैप्टर की ओर जाते हैं, जो कि था बस्ट। कहानी की शुरुआत में 3 लुटेरों को दिखाया जाता है जो वाइन शॉप में सभी को धमकी दे रहे थे। अब यहाँ से कहानी फ्लैशबैक में जाती है, ये बताने के लिए कि इन तीनों लुटेरों का क्या मकसद था। हफ्ते भर पहले जिमी, ल्यूक और क्रिस एक रेस्टोरेंट में थे। इस दौरान जिमी की नजर एक लड़की पर पड़ती है और वो उससे बात करने के लिए क्रिस से कहता है, लेकिन क्रिस उसके साथ जाने से मना कर देता है। क्रिस काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि हर हफ्ते वो तीनों मजे करने के लिए यहाँ मिला करते थे। इस दिन भी वो लड़कियों के पीछे भागने के बारे में सोचा करता है। क्रिस का पारा गर्म देख जिमी उसे बताता है कि वो अपनी जवानी से लेके अब तक उसे अपनी फैंटेसीज पूरी करने का मन नहीं किया, साथ ही ना तो उसने कभी भी कम करके अपना सेमन निकाला है और इसी वजह से उसे धीरे धीरे दिक्कत हो रही थी। क्रिस के पूछने पर जिमी कहता है कि 14 साल की उम्र में एक दिन उसके घर में एक रॉबर आकर बड़ी ही खतरनाक तरीके से चोरी कर रहा था, जिसकी वजह से जिमी आखिरी बार अपनी फैंटेसीज पूरी करना चाहता था, लेकिन उसके बाद कभी ऐसा हुआ ही नहीं। उसकी इस बीमारी को ठीक करने के लिए उसे डर से ट्रिगर करने की जरूरत थी। दोनों दोस्त मिलकर उसे डराने की बेहद नाकाम कोशिश करते हैं। अब बारी थी फाइनल प्लान की। ये तीनों दोस्त रॉबरी करने के लिए आए हुए थे। शॉप ओनर फौरन पुलिस में इन्फॉर्म कर देते हैं और ये तीनों बड़े ही बुरी तरीके से पकड़े जाते हैं। लेकिन खुशी की बात तो ये थी कि इन सब खतरनाक एक्शन भरे सीन्स को महसूस करते ही जिमी की इच्छाएं जागृत हो गई और फिर वो अपने हाथ की खूबी का इस्तेमाल करके अपनी इच्छाएं पूरी करता है। लेकिन उसकी इच्छाएं पूरी करते करते क्रिस को अपनी जान से हाथ धोना पड़ जाता है और इसी तरह से क्रिस ने एक सच्चे दोस्त होने का रिश्ता निभाया। अब हम चौथी कहानी को देखते हैं, जिसका नाम है डीप इम्पैक्ट। विक नामक एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल पर बताता है कि उसने सारी डिलीवरीज कर दी है, लेकिन गाड़ी चेक करने पर वो देखता है कि अभी भी एक पार्सल गाड़ी में पड़ी है। विक फौरन उस पार्सल को डिलीवरी करने के लिए पहुंचकर कस्टमर से साइन मांगता है, लेकिन कस्टमर उससे लुका छुपी खेल खेलने का हिस्सा बनाते हैं। काफी देर तक कस्टमर छुपे हुए थे, लेकिन कस्टमर को ढूंढते ढूंढते विक को वो एक टाइमर के पास बैठा हुआ मिलता है। कस्टमर एक बूढ़ा आदमी था। वो विक से कहता है, मैं तुम्हारा फ्यूचर वर्जन हूँ, मैं फ्यूचर से आया हूँ तुम्हारा डीएनए लेने के लिए। अगर किसी तरह से मुझे तुम्हारा डीएनए मिल गया फिर दुनिया तबाह होने से बच जाएगी, वो भी टाइमर में मौजूद समय के अंतर्गत। अगर मुझे तुम्हारा डीएनए मिल गया फिर दुनिया को हम दोनों तबाह होने से बचा सकते हैं। तुम अपने खून का कुछ अंश मुझे देकर दुनिया को बचा लो। विक को उस पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था, इसलिए वो उससे पार्सल की सिग्नेचर मांगने लगता है, लेकिन वो कस्टमर साइन करने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए विक वहाँ से जाने लगता है। वहीं बाहर उसकी स्कूटी नहीं चल रही थी। विक को इस कस्टमर पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो कहता है कि जिस तरह से तुम मुझसे मेरा खून मांग रहे हो, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। असल में कस्टमर ने विक का खून उसके साथ इंटीमेट होकर देने के लिए कहा है, जो कि विक नहीं करना चाहता है। कुछ देर बाद विक नोटिस करता है कस्टमर के हाथों में वही सेम निशान है जो दाग उसके हाथों में है। ये दाग काफी अजीब था और किसी के भी हाथों में ऐसे निशान साधारण रूप से नहीं होते हैं। ये देख विक को उस पर भरोसा होने लगता है कि ये कस्टमर सच में फ्यूचर से आया है। साथ ही वो विक से कहता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हें धोखा दे रही है और वो कई लड़कों के साथ अपना रिश्ता बना चुकी है। ये सुन विक गुस्से में वहां से जाने लगता है, लेकिन कस्टमर उसे रोककर अंदर ले आता है और वो डिलीवर्ड हुई पार्सल खोलने के लिए उसे कहता है। इस पार्सल में एक ऐसी चीज थी जो कि विक के बचपन की मेमोरी थी और ये चीज विक के लिए बेहद खास थी और इसके बारे में उसकी जिंदगी में बहुत ही गिने चुने लोगों को ही पता था। ये देख विक को कस्टमर पर भरोसा हो जाता है और वो दोनों इंटीमेट होते हैं, वो भी टाइमर में दिखाए गए समय के अंदर। अब विक के जाते ही
एक और आदमी पार्सल देने के लिए वहां पहुंचता है। साथ ही कस्टमर अपने लैपटॉप से विक के सारे डेटा मिटा देता है और इससे हम ये समझ पाते हैं कि यह कस्टमर एक पागल इंसान था जो सिर्फ जवान लड़कों के साथ इंटीमेट होने के लिए उनकी डेटा निकलवा कर उन्हें इस तरह से फंसाया करता था। वो दोबारा से टाइमर चालू कर देता है और तब तक वहाँ उसका अगला पार्टनर पहुँच जाता है जो कि बनने वाला है उसका अगला शिकार। अब यहाँ से हम कहानी के अगले चैप्टर में जाते हैं जो कि है रिश्तों का फालूदा। तो चलिए बढ़ते हैं। कुछ गुंडे जुआ खेल रहे थे। इस दौरान बातों बातों में टुट्टी नामक आदमी टोनी को देखते ही वो उससे कहता है कि वो उसकी मॉम के साथ इंटीमेट होना चाहता है। ये सुनते ही टोनी का पारा हाई हो जाता है और वो अपने आदमियों से कहलवा कर टुट्टी को मार कर किडनैप करके अपने घर ले जाकर अपनी माँ के साथ इंटीमेट होने के लिए कहता है। इस दौरान हम देखते हैं टोनी का भाई पैरालाइज्ड है और उसकी हालत बेहद ज्यादा खराब है। टुट्टी ने जो कुछ भी कहा था उसके लिए वो माफी मांगता है क्योंकि ये बात उसने सिर्फ एक गाली की तरह कही थी। ये कहने से पहले उसने एक बार सोचा तक नहीं था, लेकिन इस बात के लिए कोई भी वहाँ उससे खफा नहीं था क्योंकि टुट्टी को यहाँ पर टोनी के मॉम के साथ इंटीमेट होने के लिए ही लाया गया था। बंदूक की नोक पर उससे ये काम करवाया जाता है और ये सीन टोनी का भाई अपने आंखों के सामने होता देख बिल्कुल पहले की तरह पूरी तरह से ठीक हो जाता है क्योंकि डॉक्टर के अनुसार उसे ठीक करने के लिए ऐसे ही किसी खतरनाक इंसिडेंट की जरूरत थी और इसी को अंजाम देने के लिए टोनी और उसकी माँ ने ऐसा किया। अब बढ़ते हैं कहानी के आखिरी चैप्टर यानी डैडीज होम की ओर। क्रिस्टीना और सैम नए नवीले कपल थे। क्रिस्टीना सैम के साथ बातें करते करते उसे कोकेन की छोटी बोतल देती है और सैम उसे ट्राई करता है, लेकिन ऐसा करते ही क्रिस्टीना बताती है कि असल में ये कोकेन नहीं बल्कि मेरे पिता की अस्थियां थी। इस बात से सैम को बेहद गुस्सा आ जाता है और वो अजीब सा बिहेव करने लगता है और उसकी बातों से सैम समझ चुका था कि ये लड़की पागल है। अब रेस्टोरेंट से बाहर निकलते ही क्रिस्टीना सैम से कहकर आइसक्रीम खाने की डिमांड करती है, लेकिन जैसे तैसे वो बहाना बनाकर वहां से भाग जाता है। अब इस घटना के बाद से सैम के रूप, रंग और स्वभाव में काफी सारे बदलाव आने लगे थे। उसकी आंखों के नीचे भर भर के डार्क सर्कल्स आने लगे थे। अब एक दिन एक लड़का सैम को गलत सलत बातें कहकर भागने लगता है। सैम उसका पीछा करके भी उसे नहीं पकड़ पाता है क्योंकि उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। धीरे धीरे उसके बाल भी झड़ने लगते हैं और ऐसे ही दिन ब दिन उसके सर के बीच के सारे बाल झड़ जाते हैं और ये देख वो क्रिस्टीना से मिलने के लिए उसके घर पर जाता है। सैम देखता है कि वो हूबहू क्रिस्टीना के पिता की तरह दिखने लगा है और उसका स्वभाव भी उन्हीं की तरह बदलने लगा है। सैम क्रिस्टीना से बिल्कुल उसी तरह से बातें करता है जैसे कि क्रिस्टीना के पिता क्रिस्टीना से किया करते थे, लेकिन कुछ देर बाद वो अपने होश में आता है और यहाँ से दुम दबाकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन क्रिस्टीना ने ये सब कुछ पहले से ही समझ लिया था, इसलिए वो घर का सारा दरवाजा और खिड़की लॉक करके रखती है। अपनी हालत की वजह से सैम बेहोश हो जाता है और होश में आते ही वो घर के ऊपरी हिस्से से गाने की आवाज उसे सुनाई देती है। उस कमरे में जाकर वो कई लड़कों को देखता है जो सैम को डैडी कहकर पुकार रहे थे। वहीं सैम के डैडी होने की वजह से क्रिस्टीना बेहद ज्यादा खुश थी। इधर सैम समझ चुका था कि अब वो यहाँ से कभी भी बाहर नहीं निकल सकेगा, इसलिए वो चुपचाप उस कमरे में बैठ जाता है और अपनी किस्मत को एक्सेप्ट कर लेता है। और इसी के साथ ये मूवी और इसकी भयानक कहानियाँ यही खत्म हो जाती है। सो दोस्तों, यही थी आज की हमारी मूवी एक्सप्लेनेशन टाइनी सिनेमा। इस सिनेमा में हमने 6 एंथोलॉजी कहानियों के बारे में जाना है। इनमें से कौन सी कहानी आपको सबसे ज्यादा खतरनाक या फिर पसंद आई हो, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। तो चलिए मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो पर, तब तक के लिए स्टे सेफ, शब्बा खैर।